हेलो बच्चा लोग, हेलो एवरीवन। आते हैं हम अपने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 5 में। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 5। केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 5। टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो इस पे ध्यान दीजिएगा। अरेरियस इक्वेशन, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस का रेट टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, the time taken for half of the original amount of material to decompose is 12 minutes at 50 degrees Celsius, 5 hours at 25 degrees Celsius and 10 days at 0 degrees Celsius। ठीक है, मतलब जब डिकम्पोजिशन N2O5 का किया गया और उसको चेक किया गया कि क्या होता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 12 मिनट में हाफ लाइफ आ गया। ठीक है, और ये इसमें कितना में आया, जब 25 डिग्री सेल्सियस लिए तो 5 घंटा सेम उसको लगा, और 0 डिग्री से और कम टेम्परेचर लिए तो 10 दिन में हो रहा है। ठीक है ना, हाफ लाइफ। तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है टेम्परेचर के साथ क्या होता है, बढ़ता है। You also know that in the mixture of potassium permanganate, KMnO4, and oxalic acid, potassium permanganate gets decolorized faster at higher temperature। ये तो ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, है ना, लैब में आप कर चुके हैं। हाँ, तो डीकलराइज हाइयर टेम्परेचर पे जल्दी होता है। ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको ध्यान में रखना है। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। ठीक है, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पे जो के का वैल्यू है वो नियरली क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। वो क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट of chemical reaction can be accurately explained by Arrhenius equation. This is your Arrhenius equation। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो K is equals to AE to the power minus EA by RT। ठीक है, सारा टर्म्स इसमें देख लो। ए आपका अरेनियस फैक्टर, ठीक है, ए आपका क्या हुआ, अरेनियस फैक्टर है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ए का 3 नाम दिया हुआ है, तीनों नाम याद रखिएगा। इट इज अ कांस्टेंट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो यानी कि ए का वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ए का वैल्यू हर एक रिएक्शन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। आर इज गैस कांस्टेंट एंड ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे आर आपका क्या है, ये आपका गैस कांस्टेंट है। इसमें कुछ टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी आपको अभी बताएंगे, और अरेनियस फैक्टर थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे आपको। ठीक है, इसी टॉपिक में आगे बढ़े। ठीक है, ये हुआ आपका अरेनियस इक्वेशन। ये किस चीज में यूज आता है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताने के यूज में आता है, केमिकल रिएक्शंस के रेट। ठीक है, इट इज यूज्ड टू give the temperature dependence of the rate of reaction। this is known as Arrhenius equation। this is known as Arrhenius equation। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते चलिएगा, और साथ में कुछ जो नोट्स होगा जरूरी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए। इट कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली यूजिंग द फॉलोइंग सिंपल रिएक्शन। जैसे मान लो, देखो केमिकल रिएक्शन पहले क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन आयोडीन 2HI। ठीक है, दिख रहा है तुमको, यहां पे देखो हाइड्रोजन एटम, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये I2 मॉलिक्यूल है। पहले हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, और I2 के बीच में बॉन्ड था। क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, जब हम लोग काइनेटिकली केमिकल रिएक्शन को बताते हैं, तो एक इंटरमीडिएट आता है बीच में। इस इंटरमीडिएट में देखो हो क्या रहा है, इस इंटरमीडिएट में बेसिकली बॉन्ड्स टूट रहे हैं, और साथ में नए बॉन्ड्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। एंड अल्टीमेटली थोड़ी देर के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, और ये आपका एच आई मिल जाएगा। I2 और H2 के बीच का बॉन्ड क्या हो चुका होगा, टूट गया होगा। ये जो बीच में जो चीज मिल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट बोला जाता है।
ओके, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट फाइनली मिलता है। ये कोर्स ऑफ रिएक्शन में बनता है, ये चीज आपको कहीं बना हुआ नहीं मिलेगा, ये दिस इज बेसिक हाइपोथेटिकली आप इसको सोच सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन कोलाइड टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। कहने का मतलब है कि उनका कहना था कि ये रिएक्शन तभी होगा जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और आयोडीन मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद ऐसा कुछ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो, है ना। ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, मतलब ये आपको ऐसे नेचुरली नहीं होगा, मिलेगा नहीं, है ना, मतलब ये कोर्स ऑफ रिएक्शन में ही ये फॉर्म हो चुका होगा, क्लियर है। फॉर्म हो गया फिर दूसरा चीज मिल भी चुका होगा, क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, और कहने का मतलब है कि क्या एक मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, एक मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा जी, नहीं ना, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा। तुम अगर मान लो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो उसमें बहुत सारा एवोगैड्रो नंबर जितना हो गया उसमें H2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और यही मान लो तुम आयोडीन ले लिए तो 200 ग्राम लोगे तो उसमें 10⁻20 के आसपास मॉलिक्यूल्स होगा, 20 ग्राम्स भी अगर हम लेते हैं तो। कहना मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं है, हम रिएक्शन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में करते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपस में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आयोडीन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एक दूसरे में कोलाइड होते रहते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और फाइनली मेरे को क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है बहुत छोटे टाइम के लिए बनता है, एंड देन ब्रेक्स अप टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, क्लियर। अब देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कॉल्ड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये ग्राफ को ध्यान से देखो, ये आपका रिएक्टेंट फेज है, दिस इज योर रिएक्टेंट, एंड ये लास्ट में बना आपका क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। या इस रिएक्शन में आप देखोगे तो ये प्रोडक्ट्स को जो रिएक्टेंट था वो आपस में कोलाइड किया तो उसको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ रहा है, ठीक है। यहां पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जहां पे इंटरमीडिएट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ही बोलते हैं इंटरमीडिएट, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट फॉर्म होने के लिए रिएक्टेंट्स को एक एनर्जी देना पड़ता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन को ना मिले, किसी रिएक्शन को ना मिले तो भैया फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के तैयार नहीं होगा, तो है ना। और एक चीज ध्यान दो, ये एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा, ठीक है, लेकिन आपको ओवरऑल रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज अगर कोई पूछेगा तो वो आपका देखो ये हुआ डेल्टा एच, सही बात है ना, रिएक्टेंट का एनर्जी इतना था और फाइनली प्रोडक्ट का एनर्जी इतना मिला, तो चेंज कितना आया, इतना ही ना आया जी। तो डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ये हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, ये क्या हो गया, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन पर मोल के हिसाब से दिया होगा। और यही पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट बनने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो फाइनली प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो डेल्टा एच अलग चीज है, एक्टिवेशन एनर्जी आपका अलग चीज है, कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्लियर है ना। और जो एनर्जी लगता है रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाने में, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ये एक फिगर समझ में आ गया होगा, ठीक ना। रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द प्रोफाइल ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स, when reactants change into products. Some energy is released when the complex decomposes to form products. नॉर्मल सा बात है, तुम देख सकते हो प्रोडक्ट का एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है, कम है, मतलब डेल्टा एच जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और नेगेटिव होगा इसका मतलब एनर्जी क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा, नॉर्मल सा बात है ना। नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, तो ओवरऑल ये रिएक्शन तुम्हारे लिए क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन क्या इसमें इतना ही एनर्जी को यूज हुआ है, ये एनर्जी जो पार्ट था ये सब हम लोग छोड़ चुके हैं, ये सब एनर्जी नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है ये बेसिकली काइनेटिक्स मैकेनिज्म को समझाने में काम आता है। सो द फाइनल इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दैट इज योर डेल्टा एच। बट to do this reaction you have to give activation energy. If you will not provide the activation energy, intermediate will not be formed, and if the intermediate will not be formed, it will, products will also not get formed.
क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देंगे तो इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो फाइनली प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी है जो हम देते हैं ताकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सके। एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो रिएक्शन अपने आप होता है, देखो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, अपने आप एनर्जी घटना स्टार्ट हो गया। ये जो एनर्जी है बढ़ाने वाला ये ना हम दे रहे हैं, अगर एनर्जी खुद से निकल रहा है तो भाई तो रिएक्शन अपने आप तुरंत हो जाएगा। तो एक बार इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया तो तुरंत आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। मेन जो असली दिक्कत है वो रिएक्शन में कहां पे आता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी देने में, एक्टिवेशन एनर्जी उसको देने में। आगे बढ़े, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से? चलो उसके बाद एनर्जी वर्सेस रिएक्शन, ये तो ऊपर था, ठीक है ना, ये वाला एक नया कर्व है, इसको भी समझते हैं। देखो अब टेम्परेचर को देखो ये जो कर्व है इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ऑल द मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्टिंग स्पीसीज डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। पहला बात देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये बेसिकली हम लोग वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो तुम मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि तुम 100 मॉलिक्यूल्स लिए हो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स का, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है ना, क्या हर 100 मॉलिक्यूल सबका वेलोसिटी सेम होता है? क्या काइनेटिक एनर्जी सेम होता है? नहीं होता है। जैसा कि जानते हैं ना, सबका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहता है, हर एक मॉलिक्यूल का डिफरेंटली चेक करें तो, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हर एक मॉलिक्यूल आपका उसी तरीके से रिएक्शन कोऑर्डिनेट में टेक पार्ट नहीं करता है। कहने का मतलब है कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, क्लियर है ना। अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे तो इस कर्व का जो वाई एक्सिस का टॉप पॉइंट है वो कौन सा, यही है ना। इससे ऊपर वाई एक्सिस का कोई पॉइंट मिला है नहीं, मतलब ये जो पॉइंट आपका है, ये बोल सकते हो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये क्या है आपका मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉइंट है ना, जो इस रिएक्शन के लिए मिल रहा है, जो इस रिएक्शन के लिए मिल रहा है। और ये क्या बता रहा है कि इन ये जो मॉलिक्यूल है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसके बराबर होगा। तो ये पॉइंट को बोला गया मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोला गया, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? कहने का मतलब है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस काइनेटिक एनर्जी को शो करते हैं उसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में जिस काइनेटिक एनर्जी को शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी शोन बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, लिख दे क्या, हाँ, the kinetic energy shown by maximum fraction of molecules, maximum fraction of molecules in a chemical reaction, molecules in a chemical reaction is called most probable kinetic energy, is called most probable kinetic energy। कोई दिक्कत? क्लियर है ना, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल विद प्रिसीजन, लुडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल यूज्ड स्टैटिस्टिक्स टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का आप बिहेवियर को चेक कर नहीं सकते हो तो स्टैटिस्टिक्स को यूज किया, मतलब कि ग्राफ्स को यूज किया गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझा गया कि क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू them, the distribution of kinetic energy may be described by plotting the fraction of molecules, fraction of molecules मतलब हो गया, हाँ, number of molecules divided by total number of molecules, ये होगा ना फ्रैक्शन जी। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल है ना, तो 100 मॉलिक्यूल में हम बोले 90 मॉलिक्यूल्स इस काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, मतलब कितना फ्रैक्शन हो गया, 90/100, कितना फ्रैक्शन हो गया,
90/100। तो यही होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इन द केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? तो ये मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, Ne/Nt उसी को लिखा है, ठीक है, नंबर ऑफ molecules divided by total number of molecules with a given kinetic energy versus kinetic energy. Here Ne is the number of molecules with energy E, ठीक है, with energy E, and Nt is the total number of molecules, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे E का वैल्यू क्या है? अगर बोलोगे Ne क्या है, तो Ne बेसिकली यहाँ E क्या है, तो E ये एनर्जी है, दिस इज E। क्लियर है ना? ये जो पॉइंट है ये क्या आपका एनर्जी है ना, इसका मतलब ये। और ये क्या बोला, एनी क्या हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस एनर्जी, क्या हुआ, हैविंग दिस एनर्जी। या फिर बोल सकते हो, और इसी को अगर डिवाइड कर दे एनटी से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो क्या निकल जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस एनर्जी। और जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस एनर्जी को शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं फिर हम लोग, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे कि इस पॉइंट पे तुम ये भी पॉइंट को ले सकते थे, लेकिन ये पॉइंट के लिए एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ये E1 मान लो, इसको E1 दे देते हैं, इसको E2 दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, पहले से कम। तो कुछ अगर बोलेंगे क्या ये आपका मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे हैं, वो होगा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो ये वही ग्राफ, सेम ग्राफ, बस टेम्परेचर चेंज करने से क्या हो रहा है। तो देखो ये T टेम्परेचर पे किया गया है और ये T+10 डिग्री पे किया गया है, ठीक है। देखो हुआ क्या टेम्परेचर बढ़ाने से। अच्छा, यहां पे था एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो पॉइंट था आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी का पॉइंट है। ये किसका पॉइंट है? एक्टिवेशन एनर्जी का। तो बोलता है लोग कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन इसका रीजन क्या है ये कोई नहीं समझा पा रहा था, ठीक है। तो रीजन जो है ये पर्टिकुलर ग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स से समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अगर हम पहला ग्राफ को देखें जो कम टेम्परेचर पे है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मिला है या कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मिला है? कम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मिला है। और यही जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मिल गया। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स को, ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना जी। तो वही चीज ये ग्राफ समझाना चाह रहा है, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स getting the activation energy is increased when temperature is increased। कोई दिक्कत? तो the peak of the curve corresponds to the most probable kinetic energy, the kinetic energy of maximum fraction of molecules। There are decreasing number of molecules with energies higher or lower than this value, ठीक है। decreasing number of molecules with higher energies, higher or lower than this value, ठीक है। When the temperature is raised, the maximum of the curve moves to the energy higher energy value and curve broadens out, spreads to the right such that there is a greater proportion of molecules with much higher energy, मच हाइयर एनर्जी। देखो, जब आपका टेम्परेचर को बढ़ाए तो ये ग्राफ ब्रॉड हो गया। ग्राफ क्या हो गया? ब्रॉड हो गया। अब ब्रॉड होने से क्या हो गया ना, कि कुछ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाइयर एनर्जी वाले जोन में जा रहे हैं। हाइयर एनर्जी वाले जोन के से तो उतना मतलब नहीं है, मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मिल जाना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको पता है कि जैसी एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा केमिकल रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने में बेसिकली होता क्या है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन गेट्स इंक्रीज्ड, जिसके वजह से आपका क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व मस्ट बी कांस्टेंट, सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी वन एट ऑल टाइम्स, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों कर्व का एरिया सोचोगे तो सेम ही होगा, दोनों कर्व का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन को बढ़ाता है? जिसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है। तो विच इज कोलाइड विथ एनर्जी इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए मेन चाहिए क्या? कि जो कॉलिजन हो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट प्रोवाइड हो जाए। सही बात है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो कॉलिजन था जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो रहा था, वो कॉलिजन बढ़ जाता है। वो कॉलिजन क्या हो जाता है? ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल शो करेंगे मतलब केमिकल रिएक्शंस का रेट क्या हो गया? बढ़ गया। जितना ज्यादा फ्रैक्शन जाएगा, कोलाइड करेगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो उतना प्रोडक्ट बनेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्लियर है? इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट इन द कर्व एट t+10 the area showing the fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy। कोई दिक्कत है? क्लियर है? ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल्ड लीडिंग टू डबलिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि 10 डिग्री जब टेम्परेचर को बढ़ाए तो सीधे सीधी आपका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर गेटिंग कोलाइड वो डबल अमाउंट में बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम जो शुरुआत में स्टेटमेंट बोला था, क्या बोला था? इट हैज बीन सीन दैट found that chemical reaction with rise in temperature by 10 degree the rate constant is nearly डबल। तो यहां से ये चीज आपका एक्सपेरिमेंट में मतलब कि ग्राफिकली आपका जो बोल्ट्जमैन थे वो समझा भी दिए। ठीक है, इन अरेनियस इक्वेशन द फैक्ट, अच्छा ये बाद में, अभी पहले इधर और ध्यान दे दो। ठीक है, तो अब हम दो तीन चीज पूछ रहे हैं। बताओ मेरे को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे? बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी जो मोस्ट प्रोबेबल वाला था वो बढ़ेगा। वेरी गुड, मोस्ट प्रोबेबल वाला ये बढ़ेगा। अब यहीं से सब समझ लो ग्राफिकली। ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो नंबर जो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे थे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, वो बढ़ेगा या घटेगा? वो घटेगा। देख सकते हो यहाँ पे शुरुआत में टेम्परेचर कम था तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था वो ज्यादा था, और जब बढ़ा दिए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? घट गया। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से होने वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गया। ऐसा क्यों हुआ? कि ग्राफ ब्रॉडन हो गया और कुछ मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा कहाँ चले गए? एक्टिवेशन एनर्जी वाले पार्ट में चले गए। ठीक है ना? ये चीज अच्छा हुआ। अगर ऐसा ना होता तो रेट, कहने का मतलब भले इसमें मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था, लेकिन क्या एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स था? नहीं ना। प्रोडक्ट तो तब ना बनेगा जब एक्टिवेशन एनर्जी में ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, उससे कोलाइड करेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ना? तो आप ऐसा लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विथ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी गेट डिक्रीज्ड। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी गेट डिक्रीज्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया तीनों चीज? और रेट क्या होता है? रेट भी आपका बढ़ता है ना? रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट कितना हो जाता है? डबल्ड हो जाता है, पर जैसा कि बताया गया। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल्ड। अब समझ में आ गया ना चीज? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू और कुछ न्यूमेरिकल्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया किस तरीके से केमिकल रिएक्शन समझना। ग्राफ सारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी तुरंत पढ़े थे, क्या पढ़े थे? K इज इक्वल्स टू क्या होता था? हाँ, AE⁻−EA/RT। ये यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आपका क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यही था। इसी को अगर हम लॉग पुट कर दे दोनों साइड, लॉन पुट कर दे दोनों साइड, तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ रहा है? ठीक ना? क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम कुछ कुछ चीज कर सकते हैं, वो चीज आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तो लॉन के फॉर्म में आपका लिखेंगे तो इस तरीके का मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो लॉन के अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, एक ग्राफ प्लॉट करें,
लॉन के और 1/t का, क्या करें, लॉन के और 1/t का। तो लॉन के ले लिए यहाँ पे और ये 1/t ले लिए। अब थोड़ा सा ग्राफ को ध्यान दो, लॉन के मतलब मेरा वाई एक्सिस पे चला गया और यहाँ पे आपका -EA/r रह गया और 1/t आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, मतलब एक्स हो जाएगा। 1/t बराबर क्या हो गया, एक्स। अब प्लस आप क्या लिखोगे, लॉन ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर कंपेयर करो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। जहां पे स्लोप का वैल्यू क्या आया, m इज इक्वल टू, अगर कंपेयर करोगे तो -EA/r। तो स्लोप अगर निगेटिव होगा तो स्ट्रेट ग्राफ नीचे के तरफ होता है, तो इस वजह से ये ग्राफ कैसा बना है, नीचे के तरफ। स्लोप इसका हो गया -EA/r। ठीक है। और ये y इंटरसेप्ट है, जैसा कि यहाँ पे c क्या होता है, c इज योर y इंटरसेप्ट। c क्या होता है आपका, y इंटरसेप्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे स्लोप इसका, तो मतलब इस पर्टिकुलर इक्वेशन से अगर ग्राफ आपको प्लॉट करने देगा तो लॉन ए और 1/t का ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया। तो प्लॉट बिटवीन है ना, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जैसा है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है। क्लियर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है। अब देखो, thus it has been found from Arrhenius equation that increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in an increase of the rate of reaction and an exponential increase in the rate constant। exponential increase किसका होगा, rate constant का। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, कब इंक्रीज होगा, जब या तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करें, घटा दें। दो दो पर्टिकुलर चीज अगर तुम दे देते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा, या फिर बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा रेट कांस्टेंट में। इसमें हो जाएगा रेट कांस्टेंट में, कोई दिक्कत, जैसे लॉन के था ना, तो 1/t के साथ क्या हो रहा है, लॉन के का वैल्यू बढ़ रहा है। तो 1/t मतलब क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, 1/t इधर बढ़ रहा है तो टी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। 1/t अगर मान लो, अगर आपका बोल रहे हो तो 1/t घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t का वैल्यू क्या होगा, घटेगा ना। तो 1/t का वैल्यू घटेगा तो लॉन के क्या हो जा रहा है, वो भी घटेगा, वो भी डिक्रीज ही करना ना। या एक बात बताओ ना, ये मान लो इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है। तो फाइनली 1/t का वैल्यू जब कम है, 1/t का वैल्यू जब कम है तो फिर लॉन के का वैल्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर इसका उल्टा अगर कर दोगे तो क्या बोल सकते हो, 1/t का वैल्यू कम किए तो लॉन के का वैल्यू कम हुआ। तो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लॉन के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। तो वही बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे या फिर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने पे अगर तुम कंपेयर करोगे तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगा आपका रेट। तो एक्सपोनेंशियल वही लॉन का टर्म्स में बेसिकली बात हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ना। क्योंकि लॉन क्या होता है, लॉन बेसिकली इसको क्या बोलते हो, लॉग बेस E/K1 बोलते हो, तो ई एक्सपोनेंशियल ये रहता है। तो ये ग्राफ से ये वाला चीज समझ पाया। ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है किसका, रेट कांस्टेंट का, किसका, रेट कांस्टेंट का। तो ये लॉन के आप देख सकते हो, लॉन के। क्लियर है, आगे बढ़िए। ठीक है। अब मान लो कि हम दो अलग अलग टेम्परेचर लें एक ही रिएक्शन के लिए, और उसके बाद एक रिलेशन दिया है जिससे तुम लोग को न्यूमेरिकल्स आ सकता है। ठीक है। तो मान लो टेम्परेचर T1 पे मान लेते हैं लॉन K1 होगा कुछ। ठीक है। और ये तो सेम ही होगा एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वो हम चेंज नहीं किए हैं, वो सेम ही आएगा। एक्टिवेशन EA/r वही रहेगा, लॉन ए आपका वही रहेगा। सिमिलरली T2 टेम्परेचर ले लोगे तो लॉन K2 -EA/r T2 प्लस लॉन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो तो एक फॉर्मूला बन के तैयार होगा, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हो, जिसको आप न्यूमेरिकल्स में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहीं से बना दो, अपने से बना दो फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। ए और बी को अगर हम लोग, सॉरी ये इक्वेशन है ना दो, 4.20 ऐड कर दो, ऐड करके देखो सबसे अच्छा, क्या करके देख लो, ऐड करके देख लो। ऐड करो, देखो क्या आता है। कैसे भी कुछ भी करो ना, आना वही है ना, फॉर्मूला एक आएगा लास्ट में, देखो क्या आता है।
हाँ सब्सट्रैक्ट ही कर लो, तुमको अगर सब्सट्रैक्ट ही करना है। चलो हम ही कर देते हैं, ठीक है, हम ही कर देते हैं, चलिए नेक्स्ट। पहला इक्वेशन क्या था भाई, लॉन के वन है ना। टू से तुम जनरली टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, लॉन के टू माइनस लॉन के वन, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई आर T2, ठीक है, अब प्लस ए बाई आर T1। हमें ख्याल से लॉन ए दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम अगर ए बाई आर को कॉमन ले लें, ठीक है, ए बाई आर को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लॉन के टू बाई माइनस लॉन के वन है, तो इसको आप लिख सकते हो लॉन के2/के1, लिख सकते हो लॉन के2/के1, आप इसको लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ से एक आपको फॉर्मूला आया है जिससे आपको यूज कर सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब, इसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। आर का वैल्यू क्या पुट करना है तो पता ही होगा, आर का वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, याद है ना। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, जनरली आप लोग लॉग में करते हो तो यहाँ पे पुट कर लो, ये हो जाएगा 2.303 लॉग के2/के1 इज इक्वल्स टू, हाँ, ये बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। मान लो आपको दो टेम्परेचर का वैल्यू दे दिया, ठीक है, आर का वैल्यू दे दिया, के2 और के1 दे दिया, बोलेगा ईए का वैल्यू निकालो। समझ में आया है ना। तो ईए का वैल्यू निकाल के दे देंगे, क्लियर है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन इससे आ सकता है। कहने का मतलब दो अलग अलग पर्टिकुलर फेज देगा, दोनों का अलग अलग कांस्टेंट दे दिया, सब चीज दे दिया, ठीक है। आपको बोला कि, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ईए भी दे दिया, तुमको बोला कि जो ना टेम्परेचर इतना बढ़ाए, तो बताओ मेरे को कि जो है ना दूसरा अब नया रेट कांस्टेंट क्या होगा। ये भी इससे निकाल सकते हो। जैसे मान लो के2 दे दिया, बाकी के2 नहीं दिया, बाकी सब चीज दे दिया, के2 का वैल्यू निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह क्वेश्चन इससे आ सकता है। कोई दिक्कत, क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ हम लोग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टेम्परेचर दे दिया है T1 और T2, रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड ए। बहुत सिंपल है, अभी तुरंत हम फॉर्मूला जो बताए थे उसी को यूज करना है, ठीक है, उसी को यूज करना है ना। तो इसका आंसर बहुत सिंपल होगा, ठीक है। आंसर में क्या लिखोगे, हम जानते हैं लॉग के2/के1 ये इक्वल्स टू होता है ई ए बाई, हाँ, 2.303 आर मल्टीप्लाइड बाई 1/T1 - T2 होगा, ठीक है, 1/T1 - 1/T2, ठीक है, 1/T2, क्लियर है ना। ये चीज होगा। अब यहां से देखो, आप पहले ए को भूल जाओ, यहां से आप देख लो के2 दिया हुआ है, के1 दिया हुआ है, ये का वैल्यू आपको यहां से निकल जाएगा, आर का वैल्यू पुट करोगे तो, ठीक है। अब थोड़ा वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया, यहाँ देख लो, लॉग के2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के2 का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को 0.07, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये 0.0 हटा दें, डायरेक्ट क्या हो गया 7/2। ईए का वैल्यू आप लोग को नहीं पता है, 2.303 इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। आर का वैल्यू आप 8.314 पुट कर सकते हो जूल पर मोल पर केल्विन, और ये आपका हो जाएगा 1 ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, 1/500 माइनस 1/700, क्लियर है। तो ये वैल्यू आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 7.2, लॉग 3.5 का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको आप log 7 माइनस log 2 भी लिख सकते हो, तो उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि log 7 और 2 का वैल्यू आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से।
है ना। तो इसको आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि log 7 माइनस क्या लिख दो, log 2। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप लोग को हम 1000 बार बोल चुके हैं कि log 1 से लेकर के 10 तक का वैल्यू कम से कम रट रट लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। क्योंकि ये जो तो ये मैं चीज, ये वैल्यू के लिए आपको जरूरत भी नहीं था देना, वो दे देगा, ठीक है। ये आप डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 कर लीजिए, करेंगे इसको, ठीक है। आंसर आपका फाइनल कितना आ जाएगा बताइए। ये हो गया आपका 700 माइनस 500, 200, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है कर सकते हैं, इंटू 200/3500 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हाँ लिखो ना, 200/3500 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 2/35, कितना हो गया, 2/35,000 होगा ना ये, ठीक है। तो मतलब 2 बाई कितना हो गया, 3500 हो गया, कितना हो गया, 2/3500। कोई दिक्कत, क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक है। 700 उधर चल जाएगा, अगर नहीं ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। 3500, तो इसको 2/3500। अब इसका आंसर फाइनल आप लोग क्या आएगा मेरे को बता दीजिए, जल्दी से बताइए, लेट मत कीजिए। का वैल्यू, ओके, तो ये का वैल्यू कितना आ गया, कुछ लोगों का आ गया बताइए, 18230.8, मतलब 1 लिख दें डायरेक्ट, है ना। राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 18231 जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये आ गया, अब ये से आपको क्या निकालना है, लॉन निकालना। अब अरेनियस इक्वेशन के वैल्यू को आप पुट कर दो, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन के वैल्यू को पुट कर दो, तो नॉर्मल सा बात है, नॉर्मल सा है, कैसे आ जाएगा, लॉन के इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ई ए बाई आर टी इन प्लस लॉन ए, प्लस लॉन ए। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के केस में पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला केस में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉन 0.0.02, ठीक है, लॉन 0.02 इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, हाँ, -18230.8 डिवाइडेड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई टी का वैल्यू, हाँ कितना, 500। हम ये क्या हो गया, प्लस लॉन ए। तो आप नॉर्मल से लॉग का वैल्यू, तो लॉन ए इस साइड लेके चल जाओ, तो ये हो जाएगा लॉन 0.02 माइनस ए ना, हाँ ए, है ना, माइनस लॉन ए, माइनस लॉन ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना। और ये फाइनल आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लॉग में अगर चेंज करोगे तो यहाँ पे 2.303 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो लॉग 0.02 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका -182। अगर प्लस में करेंगे तो ए ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लो, हाँ ये अगर मान लो लॉन ए, लॉन इसको इधर लेके जाते, इसको इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। तो आप पॉजिटिव टर्म्स में भी निकाल सकते हो, ठीक है, और वैसे भी निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो पॉजिटिव टर्म्स में लेके जाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लॉग ए बाई 0.02, और तब ये टर्म पॉजिटिव आप ले सकते हो, तब ये टर्म आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। 0.8 और डिवाइडेड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई लॉग में चेंज किए तो 2.303 और मल्टीप्लाइड बाई 500, मल्टीप्लाइड बाई 500। तो यहां से आप बोल सकते हो कि a बाई 0.02 इज इक्वल्स टू एंटी लॉग, एंटी लॉग इतना, ठीक है, 130.8 डिवाइडेड बाई
8.314 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई 500। कोई दिक्कत? ठीक है। और जो वैल्यू निकलेगा इसका लास्ट में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 को, तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो फिर क्या वैल्यू आ जाएगा? ए का। जल्दी से निकाल के आप लोग बताइए तो। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आप लोग एंटी लॉग टेबल आप लोग को देखना अगर नहीं आता है अभी, ठीक है, तो आप लोग को ये सिखा देंगे हम एंटी लॉग टेबल का। इसका वैल्यू 1.61 के बराबर आएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए इसमें जो जो लॉग्स, तो लॉग्स जरूरी है। लॉग टेबल देखना, लॉग टेबल नहीं भी देखना था तो लॉग के वैल्यूज, एंटी लॉग्स के वैल्यूज याद रखिए। ये वैल्यू को कंप्लीट करके उसके बाद तो इसका वैल्यू 1.6 आएगा। मेरे ख्याल से यूज करना सीख जाओगे। लास्ट में अपने आंसर को मान लो बोर्ड का आंसर दे रहे हो तो उसमें एंटी लॉग या लॉग लिख के भी लास्ट में आंसर को छोड़ोगे तो सही कर देगा, गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है, इसको हम होमवर्क में आप लोग को डाल देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है एक, आप लोग इसको होमवर्क मैंने दिया। ऐसे तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो आप इसको होमवर्क समझ लीजिए। लेकिन मेरे तरफ से होमवर्क है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस विदाउट यूजिंग एनी सॉल्यूशंस। ये बात याद रखिएगा, सॉल्यूशंस यूज करेंगे तो अपना ही नुकसान होगा। सो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, देखो कैटलिस्ट बहुत सिंपल सा चीज है, पहले ये चीज जान लो, इसमें कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है जानने के लिए। तो कैटलिस्ट होता क्या है? इट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। उसका खुद का कोई परमानेंट केमिकल चेंज नहीं होता है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, MnO2 catalyzes following reaction so as to increase the its rate considerably। ठीक है, KClO3 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, the word catalyst should not be used when the added substance reduces the rate of reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? द कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो चीज रिड्यूस करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट can be explained can be explained by intermediate complex theory. According to this theory, a catalyst precipitates in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting in an intermediate complex. This has a transitory existence and decomposes to yield products and the catalyst। ठीक है, तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है? तो बोल रहा है कि कैटलिस्ट जो है एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कैटलिस्ट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड्स। क्या करता है? मान लो कोई रिएक्टेंट में कोई चीज है, उसके साथ टेम्पररी बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि AlCl3 लिविस एसिड है, जो हम आप AlCl3 क्या है? लिविस एसिड है। इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, बेंजीन का। किसका? बेंजीन का, या फिर हेलोअरीन्स का। तो ये क्या करता है ना, बेसिकली जो हेलोजिनेशन जब हम लोग करते हैं, तो हेलोजिनेशन के टाइम में जैसे Cl2 के साथ रिएक्ट करा है ना बेंजीन रिंग को, तो ये क्या करता है ना, इस बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ता है, और यहाँ पे टूटता है ना बॉन्ड, तो Cl माइनस और Cl प्लस का फॉर्मेशन होता है। इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, इसको क्लोराइड आयन बोलते हैं। क्लोराइड आयन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है और बना लेता है AlCl4 माइनस। क्या बना लेता है? AlCl4 माइनस। ठीक है, -1। और ये जो आयन यहाँ प्रोड्यूस हुआ क्लोरोनियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल रहता है, जो कि आपका बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट होने के लिए चला जाता है। इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। क्या नाम है? क्लोरोनियम
आयन, ठीक है, रिएक्ट हो जाता है। और जब बाद में पूरा रिएक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वापस से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस होता है बेंजीन से, उसके साथ ये क्लोरीन मिला के HCl बना लेता है, ठीक है, और फिर से वापस हमको AlCl3 क्या होता है, वैसे का वैसे ही वापस मिल जाता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट किया क्या, ये रिएक्शन के टाइम में कुछ टेम्पररी बॉन्ड्स बना लिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनना ज्यादा जल्दी हो गया और आपका ट्रांजिटरी एक्सिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज बोल रहा, कैटलिस्ट participates in the chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants resulting in an intermediate complex. This has a temporary existence, transitory existence, sorry, and decomposes to yield products and the catalyst। वो जो वापस से फिर क्या हो गया, yield products HCl बना और वापस से कैटलिस्ट जैसा रिएक्शन में तुम शुरुआत में दिए थे वैसे का वैसे क्या हो गया, तुमको वापस मिल गया। तो एक इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी। अब देखो कैटलिस्ट का काम हम थोड़ा अलग तरीके से भी समझा देते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स and hence lowering the potential energy barrier as shown in figure 4.1। देखो ये कर क्या रहा है, कैटलिस्ट का मेन काम समझ लो, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैटलिस्ट क्या किया, ये था एक्टिवेशन एनर्जी ना बेटा, या ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना था इस रिएक्शन को, ठीक है। जैसे ही तुम कैटलिस्ट यूज किए ना, एक नया पाथवे बना जिसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी अब चाहिए वो पहले वाले केस से क्या हो गया, कम। तो एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को अगर डिक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो कैटलिस्ट बेसिकली एक अलग पाथवे प्रोवाइड करता है जो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी किसी रिएक्शन में घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑलरेडी हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। तो इट इज क्लियर दैट फ्रॉम Arrhenius इक्वेशन दैट लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिब्स एनर्जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होता है कैटलिस्ट से, तो डेल्टा जी इज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। It catalyzes the spontaneous reactions but does not catalyze non-spontaneous reactions. That is important. इससे तुम spontaneous reactions को catalyze कर सकते हो कैटलिस्ट को यूज करके, but non-spontaneous chemical reactions can't be used, can't be catalyzed, ठीक है, can't be catalyzed. It is also found that catalyst does not change the equilibrium constant of the reaction rather, ठीक है। तो कैटलिस्ट आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है, ठीक है, और साथ साथ डेल्टा जी का भी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। मतलब कैटलिस्ट को देने से ये दोनों वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दैट इज इट कैटलाइज द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस टू द सेम एक्सटेंट। कहने का मतलब ऐसा भी है, देखो के का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, रेट कांस्टेंट जो आपका इक्विलिब्रियम, अच्छा ये रेट कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा कौन सा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो आप लोग 11th में पढ़े थे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, रेट जब एक ऐसा कोई रिएक्शन लोगे जिसमें इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है तो कैटलिस्ट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट को बढ़ाता है, और साथ में जितना रेट बढ़ाया फॉरवर्ड का उसी हिसाब से बैकवर्ड का भी रेट बढ़ा देता है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो तुम्हारा चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इट डज नॉट चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नाइदर इट चेंजेस द डेल्टा जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। व्हाट डज इट डू देन, तो इट कैटलाइजेस द फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट सो दैट इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन्स सेम बट इज रीच्ड अर्लियर। बट लेकिन जो इक्विलिब्रियम का समय है, जो इक्विलिब्रियम रीच होने का, वो टाइम क्या हो, कम लगे। समझ में आया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। कोई पूछेगा कैसे इंक्रीज करता है तो तुम आंसर क्या दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के। और क्या करता है, थोड़ा बहुत और पूछ दिया तो बोलना कि आपका टेम्पररी बॉन्ड्स बनाता है ना, रिएक्टेंट्स में जो चीज हम लोग लेते हैं, और बाद में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो लास्ट में वो टेम्पररी बॉन्ड टूट करके वापस से कैटलिस्ट वैसे ही मिल जाता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होना होता है वो हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट है, चलो इतना भी क्लियर हो गया। और लास्ट पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो भी बता देते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जो कि है कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
तो दो Arrhenius equation is applicable under a wide range of circumstances. A collision theory which was developed by Max Strauch and William Lewis in 1916 to 1918 provides a greater insight into the energetic and mechanistic aspects of the reactions. It is based on the kinetic theory of gases. किस पे based है? Kinetic theory of gases पे, ठीक है? मतलब अरेनियस का ठीक था, लेकिन उससे थोड़ा और डीप इंसाइट मिल जाएगा मेरे को कोलिजन थ्योरी से, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या मान लेते हैं? हार्ड स्फीयर्स मान लेते हैं। द रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर। ये तो पहले भी बात हो रहा था, है ना? कोलाइड विथ ईच अदर विथ एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ये चीज हम लोग जानते हैं। The number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture, मतलब एक, मान लो तुम 1 लीटर लिए, 1 लीटर में तुम्हारा 1 सेकंड में कितना कोलिजन हो रहा है? मान लो 10 कोलिजन हुआ, तो तुम्हारा Z का वैल्यू 10 होगा। Z का वैल्यू क्या होगा? 10, मतलब 10 कोलिजन पर सेकंड, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा मान सकते हैं। रिएक्शन मिक्सचर नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। Z अनदर फैक्टर विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? तो दो दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है, दूसरा विथ एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, विथ एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब दोनों चीज होना चाहिए, तभी तो केमिकल रिएक्शन का रेट आपका क्या होगा, या फिर केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होगा कहने का मतलब है कि कोलाइड कर भी रहा है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसमें रिलीज मतलब नहीं हो रहा है, मतलब कोलिजन के से इफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? वहां पे आपका नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है? तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने चाहिए, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? फॉर अ बाई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन A प्लस बी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स दे रहा है। बाई मॉलिक्यूलर मतलब क्या होता है? मतलब जहां पे मॉलिक्युलरिटी 2 हो, मॉलिक्युलरिटी क्या हो? 2 हो, जो ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी आप लोग को बताए हुए हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा एक बात बताओ, रेट को हम पहले कैसे करते थे एक्सप्रेस? रेट कैसे एक्सप्रेस किया जाता था? अभी इसी में आप लोग जो पढ़ते आए, ठीक है, इसमें क्या देख रहे थे? तो रेट को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? तो दो चीज के बारे में बोला गया ना, तो कोलिजन थ्योरी से चलते हैं। तो रेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? रेट को लिख सकते हो जेड ए बी। जेड ए बी बेसिकली क्या है? ए और बी का कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? जैसे वहां पे अरेनियस फैक्टर होता था, ठीक है? और यहां पे आपका ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये तो वही चीज है रेट कांस्टेंट का, ठीक है? ये रेट कांस्टेंट का था, लेकिन यहाँ पे अब देखो, वेयर जेड ए बी रिप्रेजेंट्स द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी, एंड ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। अच्छा से जान लो, यहाँ पे आपका क्या है, अच्छे से समझ लो। जेड ए बी तो समझ ही गए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये बेटा उतना देर से पूछ रहे थे ना सर ये क्या है, ठीक है? ई ए बाई आर टी आखिर है क्या? तो ई ए बाई आर टी आपका क्या है? ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, आपका ये टर्म क्या है? तो ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ, एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन ई ए। नॉर्मल सा बात है ना, ई ए से ग्रेटर एनर्जी होगा तभी तो फिर होगा रिएक्शन, तो वो चीज जरूरी है। तो मेरे को दोनों पॉइंट दिमाग में रखना है, एक तो मॉलिक्यूल का कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और दूसरा कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एनर्जी से ज्यादा से कोलाइड कर रहे हैं। क्योंकि आप वही करोगे ना, मान लो कि जेड ए बी हो गया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, जो आपका कोलिजन्स हो रहा है, ठीक है? ये हुआ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका कोलिजन्स ई ए से ज्यादा है, ठीक है? तब दोनों मिल करके क्या बताया आपका? रेट ऑफ रिएक्शन। कहने का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर ये वाला से बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स आपका बढ़ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन लेकिन इसमें एक बात यह भी बोला गया कि क्या हर एक कोलिजन केमिकल रिएक्शन होने देगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी समझते हैं। Comparing 4.23 with the Arrhenius equation, we can say that A is related to collision frequency. हुआ ना? Arrhenius equation क्या था?
K इज इक्वल्स टू वही रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो आप ए को किससे कंपेयर कर सकते हो, जेड से कर सकते हो, नहीं। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, कोलिजन देखो ये एक फाइनली दे दिया था, लेकिन इसका हम लोग इन डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। दिक्कत ये है क्या क्या हर एक कोलिजन केमिकल रिएक्शन के लिए जिम्मेवार होगा, ये एक क्वेश्चन मार्क आया। समझ में आया? तो इक्वेशन 4.2 प्रिडिक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट्स फेयरली एक्यूरेटली फॉर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, of simple or simple molecules, but for complex molecules significant deviations are observed. The reason could be that all collisions do not lead to formation of products. समझ में आ रहा ना, हर एक कोलिजन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो एक नया टर्म अब यहां पे यूज होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स। क्या है? द कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन so as to facilitate breaking of bonds between reacting species and formation of new bonds to form products are called effective collisions। यानी कि यहां पे जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, इसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स होंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। वो क्या होंगे? इफेक्टिव कोलिजन, और वो जिम्मेदार होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए। तो आप डायरेक्टली ए को जेड ए बी से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सॉरी सिंपल रिएक्शन है, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो ए जेड ए बी। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहां पे आ जाएगा, जैसा ये बोल रहा है कि फेयरली जो इक्वेशन है ये पर्टिकुलर, अगर हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो जेड ए बी का वैल्यू था वो ए के बराबर हो जाएगा, फेयर वैल्यू दे देगा जहां पे आपका क्या सिंपल मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जहां पे आ जाएंगे वहां पे डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हर एक कोलिजन जिम्मेदार नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स क्या। अच्छा, एक बात और, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द प्लस रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, अब यहां पे देखो ये टर्म क्या था, क्लोज कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का इक्वल होगा, नहीं, काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा ज्यादा हो, है ना। कहने का मतलब है कि ऐसा सोच लो कि मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनका जो कोलाइड करते टाइम जो एनर्जी होगा वो हो सकता है कि ये से ज्यादा हो। वो क्या हो सकता है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा तो भी वो रिएक्शन तो बना ही देगा ना, क्योंकि आपने एक्टिवेशन एनर्जी तो दे ही दिया है। तो याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, मतलब कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस कुछ सम वैल्यूज होगा, प्लस कुछ सम और वैल्यूज होगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज, एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज प्लस द एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोई दिक्कत? एनर्जी, अच्छा चलो अभी अभी इसी में हम तुमसे अगर पूछ दे, बताओ तो इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सा है? देखो, रिएक्टेंट्स का एनर्जी बेटा कौन सा दिख रहा है तुमको? ये एनर्जी रिएक्टेंट्स का दिख रहा है, यहां से यहां तक ये रिएक्टेंट्स का पहले से एनर्जी था, रिएक्टिंग स्पीसीज का एनर्जी। और ये वाला ऊपर में क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों को ऐड कर देंगे तो तब मेरा क्या बनेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप समझ में आ गया ना? क्लियर है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में कंफ्यूज नहीं करना, थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग चीज है। ठीक है, इट इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी, बट इट इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब क्या बन जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तुम लोग को जो बोले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में हर एक कॉलिजन्स जो है वो आपका रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट है ना, ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, जैसे कि बताया। जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन को सोचो, इसमें CH3OH बनता है और Br माइनस अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि मान लो, देखो यहाँ देखो 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 देखो, यहाँ देखो कि OH माइनस Br माइनस के तरफ से अटैक कर रहा, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों रिपेल कर देगा।
तो यहाँ कोई प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। तो इस ऐसा कॉलिजन को हम लोग बोले कि भैया ये आपका इफेक्टिव, ये कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बना, ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है, ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। लेकिन यही आपका दूसरे डायरेक्शन से अगर अटैक करे SN2 में, तो फिर ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलरली प्रोडक्ट देगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरह फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मीथान और फ्रॉम ब्रोमोइथेन डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसा कि SN2 रिएक्शन, ये बेसिकली कौन सा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन में हम लोग पहले से जानते हैं कि है ना उल्टे डायरेक्शन से आना चाहिए लगने के लिए, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना कोलिजन के टाइम बहुत जरूरी है। और इफेक्टिव कोलिजन किस पे ध्यान दिया जाता है? तो पहला तो ऐसा कोलिजन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा मिले, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, उसी को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। रिएक्टर विल लीड टू बॉन्ड फॉर्मेशन whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed। तो अकाउंट फॉर इफेक्टिव, अब देखो अब नया आ गया, ये P हो गया एक फैक्टर है, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोले हैं। इसको क्या बोले? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब ये बोल रहा है, ये बेसिकली बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है। अब तो यानी कि जो मेरा रेट कांस्टेंट का वैल्यू था, तो एक्चुअली हम जैसा बोल रहे थे कि ए को जेड से कंपेयर कर दो, है ना, जेड से कंपेयर कर दो, लेकिन नहीं, हम क्या बोले थे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपका इफेक्टिव कोलिजन्स काउंट करना होगा। तो अब नॉर्मल सा बात है, प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम जेड ए बी के साथ, तो फिर वो इफेक्टिव कोलिजन्स बताने लग जाएगा। और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले ही बता रहा था जिसका एक्टिवेशन एनर्जी, तो मतलब ये टोटल अमाउंट क्या बताने लग जाएगा? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन्स विद द मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है ना? तो यहाँ पे हम लोग रेट कांस्टेंट, ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट, ये इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो, अगर हम पूछेंगे ए का वैल्यू किससे तुम कंपेयर करोगे, तो किससे करोगे? पी जेड ए बी के बराबर होगा। ए आपका था अरेनियस कांस्टेंट, याद आ रहा है? वो बराबर किसके होगा? पी जेड ए बी के वैल्यू को बराबर होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर का इंपॉर्टेंस है। अगर सिंपल रिएक्शंस है तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे इफेक्टिव कोलिजन हम लोग जैसा कोई चीज नहीं चाहिए, वहां पे कोलिजन इफेक्टिव ही होता है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, thus in collision theory activation energy and proper orientation of molecules together determine the criteria for an effective collision and hence the rate of chemical reaction। collision theory had also had certain drawbacks, जैसा कि इसमें हम लोग पहले ही एटम्स को क्या मान रहे हैं? मॉलिक्यूल्स को हार्ड स्फीयर्स मान रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली होता तो नहीं है। तो ऐसा कुछ कुछ परज्यूम किया गया है, ये सब इसका ड्रॉबैक्स है। कंसिडर्स एटम्स मॉलिक्यूल्स टू बी हार्ड स्फीयर्स, ignores their structural aspect। you will study details about this theory and more on the other theories in your higher क्लासेस। ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये मेरा होमवर्क, तो आप लोग होमवर्क में लिख लो सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। क्लियर है? इसी के साथ केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों का चैप्टर खत्म हुआ। कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आएंगे, डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरीथिंग। बनाइए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेने हैं। कोशिश करना है कि आप लोग को सॉल्यूशंस देखने का जरूरत ना पड़े। अगर तो भी सॉल्यूशंस देखते हो तो बेटा समझ के करना, वैसा नहीं कि लिख के आ जा रहे हो, हाँ सर के दिखाना है खाली। समझ में आ गया? क्लियर? बाय बाय, लव यू ऑल।